बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको पता है कि पेपर में 3 दिन रह गए हैं आपके केमिस्ट्री के, तो हम कुछ बातों को समझ लेते हैं जो कि न्यूमेरिकल के तौर पर क्लास 9th में यानी कराची बोर्ड के हिसाब से उसका मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल्स को सम अप कर रहा हूँ। आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स तो खैर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं कुछ न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं और अक्सर उसके सवालात हमें देखने को मिल जाते हैं कराची बोर्ड के पेपर में, तो उन फार्मूलाज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो फार्मूला आ जाता है वो है नंबर ऑफ़ एटम्स। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल्स टू Na मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर। ये एक फार्मूला है। अगर आपको नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने होते हैं तो सबसे पहले ये फार्मूला लगता है। उस फार्मूले को किस तरह से आपने पुट करना है, आपको वो सवाल के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस की वैल्यू देगा। आपको वो कोई भी मास दे सकता है। फॉर एग्जांपल वो आपको 16 ग्राम दे सकता है, और किस चीज़ का दे सकता है, वो कोई भी एलिमेंट दे सकता है। फॉर एग्जांपल वो ऑक्सीजन दे सकता है, कार्बन दे सकता है, नाइट्रोजन दे सकता है, और सोडियम दे सकता है, मैग्नीशियम दे सकता है, सल्फ़र, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, कुछ भी वो आपको मास ऑफ सब्सटेंस की जगह पर दे सकता है कि भाई आपको ऑक्सीजन या फिर कैल्शियम कैल्शियम का आपको नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करना है। अगर कैल्शियम की वैल्यू 20 दी गई है आपको, तो 20 ग्राम आपको यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है। अभी जो आप लफ्ज़ देख रहे होंगे एन यहाँ पर कैपिटल है, ए भी यहाँ पर कैपिटल है, तो बच्चे समझते हैं कि Na का मतलब सोडियम है। हालांकि Na सिंबल अगर आप देखें गौर करें तो N कैपिटल होगा, स्मॉल a होगा, तो फिर ये सोडियम कहलाता है। ठीक है। तो सोडियम में और इस वाले Na में फ़र्क रखिए। इसमें एक स्मॉल है, इसमें एक कैपिटल है। जिसमें a स्मॉल होगा वो सोडियम कहलाता है। ठीक है। और सोडियम का सिंबल है Na का मतलब जाहिर सी बात है नाइट्रियम, यानी कि इसका जो ओरिजिनल नेम है। और सोडियम जो आप देख रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। ठीक है। एहतियातन मैं आपको मालूमात देता चलूँ। ये जो आप Na देख रहे हैं इसका मतलब है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। एवोगैड्रो एक साइंसदान का नाम था जिसने एक वैल्यू दी थी, उसने एक कांस्टेंट वैल्यू दी थी। इस कांस्टेंट वैल्यू को आप हमेशा याद रखिए ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। वैल्यू क्या है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये वैल्यू है जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने होंगे और Na की जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसको आप याद कर लीजिए, इस पर कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। ये वैल्यू आपको वो क्वेश्चन में भी नहीं देता और फाइंड भी नहीं करनी होती, यानी मालूम भी नहीं करना होता। तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि हम Na की जगह पर क्या पुट करें, सब्सटीट्यूट करें। तो आपको ये सब्सटीट्यूट करना है हमेशा। ठीक है। आपने देखा 6.02 देखा, मास ऑफ सब्सटेंस देखा, उसकी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्योंकि क्लास 9th में बात करूँ अगर 10th में बात करूँ तो हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि ये जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है जिस पर अभी मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ, एक्सपोनेंट की वैल्यू को हम छोटे कैलकुलेटर पर किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसका मैं आपको तरीका बताता चलूँ। आप यहाँ पर इसकी एक्चुअल वैल्यू देखें क्या है, 6.02। तो अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम दे दिया है, तो मैं आपको यहाँ पर ज़रा सा एक डेमो करके दिखा दूँ। 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय, यानी ये वाला मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर लगाया है। ठीक है। ये मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट की शक्ल में है क्योंकि तो इसलिए वो एक अलग है। एक्सपोनेंट मास ऑफ सब्सटेंस की मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर 40 अगर क्वेश्चन में दी गई है, वो आपको जो भी क्वेश्चन मिले, आप जो भी वैल्यू मिले आपको यहाँ पर पुट करनी है। डिवाइडेड बाय आपको, अगर आपको जो वैल्यू दी गई है वो एलिमेंट सिंगल है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, तो कैल्शियम एक एलिमेंट सिंगल है, तो सिंगल एलिमेंट का हमेशा एटॉमिक मास देखा जाता है। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40, जो कि आपको एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर्स याद करने हैं। और कौन कौन से एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर्स याद करने हैं मैं बताता हुआ चलूँ। लिथियम 37, यानी 3 उसका एटॉमिक नंबर और 7 उसका एटॉमिक मास। मैं आपको इस तरह से दोहराता चलूँगा। ठीक है। गौर से सुनिएगा। जो पहले नाम लूँगा, पहले नंबर लूँगा वो एटॉमिक नंबर होगा, जो बाद में नाम लूँगा वो एटॉमिक मास होगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा और एटॉमिक मास होगा, तो पहले मैं बताता चलूँ। लिथियम 37, ऐसे याद कर लीजिए। लिथियम 37, कार्बन 612,
नाइट्रोजन 7 14 और ऑक्सीजन 8 16, सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24, सल्फर 16 32 और क्लोरीन 17 35.5, यानी 17 उसका एटॉमिक नंबर और 35.5 उसका एटॉमिक मास। पोटेशियम 19 39, बल्कि पोटेशियम का तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद करना बड़ा आसान है क्योंकि पहली जंग अज़ीम 1939 में हुई थी, तो आप उस तरह से याद रख लीजिए कि 19 उसका एटॉमिक नंबर है और 39 जो है इसका एटॉमिक मास है। अगला एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम का 20 40, यानी कि 20 इसका एटॉमिक नंबर और 40 इसका एटॉमिक मास। मिनिमम आप इतने एलिमेंट्स के नाम तो याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये अक्सर सवालात में आते रहते हैं। बल्कि अगर आप ये कर लेते हैं तो हमारा कराची बोर्ड का जो पेपर है क्लास 9 का वो तो बड़ी आसानी से हल हो सकता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के अलावा। यहाँ पर हमने देख लिया कि 40 कैल्शियम का यानी कितना ग्राम उसने दिया था हमें क्वेश्चन में, वो हमने पुट कर दी वैल्यू। अगर कैल्शियम दिया गया है यानी सिंगल एलिमेंट है तो हम उसका एटॉमिक मास पुट कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि कैल्शियम दिया हुआ है, सिंगल एलिमेंट है, तो आप उसका एटॉमिक मास पुट करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर सिंगल एलिमेंट नहीं देते, वो कभी कभी आपको कंपाउंड भी देते हैं। अगर आपको कंपाउंड देते हैं तो फॉर एग्जाम्पल वो आपको कंपाउंड दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, तो CO2 का आपको ग्राम फार्मूला मास निकालना पड़ेगा। ग्राम फार्मूला मास कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता चलूँ। CO2 कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की कोई भी वैल्यू नहीं दी गई। कार्बन इतना है, 1 है, 2 है, 4 है, कितना है, यहाँ पर कार्बन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर कोई मेंशन नहीं है तो उसका मतलब है वो 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि C एक बार लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 12 इसका एटॉमिक मास है, मल्टीप्लाई बाय 1 इसकी तादाद कितनी है। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अगर 3 लिखा होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में करेंगे प्लस 12 1 12 प्लस 16 2 32 इज इक्वल्स टू 44। 44 इसका ग्राम फार्मूला मास है एक्चुअली, इसको हम कहते हैं ग्राम फार्मूला मास। देखा जाए तो एटॉमिक मास और ग्राम फार्मूला मास में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि दोनों में मास नंबर बताता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि आपको इससे पता ये लगता है कि ये कंपाउंड है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में जब मिल जाती हैं तो वो कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर जो है कंपाउंड का अगर एटॉमिक मास देखा जाए तो हमारे पास 44 आता है, जिसे आप ग्राम फार्मूला मास कहेंगे। और अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो आप 40 जो भी आप लिखेंगे तो वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके जो भी है। तो आपको मैंने बोला था कि छोटे कैलकुलेटर पे किस तरह से सॉल्व करना है। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको 6.02 देखना है, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करवा दीजिए इस वैल्यू के साथ, ठीक है। आपके पास जो भी यहाँ पर आंसर आए आप डिवाइड का, और ये नीचे 40 लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है आप उससे डिवाइड कर दीजिए, और जो एक्सपोनेंट 23 है इसको आप अलग से यहाँ पर लिखा रहने दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा बोर्ड शायद कट रहा है तो मैं इसको यहाँ पर भी लिख दूँ 6.02 एक्सपोनेंट 23 यानी 6.02। जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको जो भी वैल्यू यहाँ पे मिलती है आप डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद आप ये नीचे की वैल्यू लिखिए, जैसे 40 लिखी हुई है, और आप अलग से लिख दीजिए एक्सपोनेंट 23, यानी एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है आपने इसको हाथ ही नहीं लगाना है, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। आपने इसको हाथ ही लगाना है क्योंकि आप इसको हाथ लगाएंगे जाहिर सी बात आप कुछ कर ही नहीं सकते, छोटे कैलकुलेटर पे सॉल्व होता नहीं है, ठीक है। आपने नॉर्मल वैल्यूज़ को लिया, उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल देना है, इसकी चक्कर में नहीं पड़ना। नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का ये तरीक़ाकार हो गया। अगला है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय GFM, यानी ग्राम फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो होता क्या है कि मोलैरिटी का मतलब है कि वो कितना गाढ़ा है, कितना उसकी मोलैरिटी मालूम अगर कभी करनी हो सॉल्यूशन की तो आपको सबसे पहले क्या दिया जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट वो होता है जो किसी सॉल्यूशन के अंदर जो कम मिकदार में होता है और जो ज़्यादा मिकदार में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चीनी पानी का मिक्सचर बनाता हूँ, चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाता हूँ, तो उसके अंदर मैं पानी के अंदर चीनी 1 चमचा डालूंगा, 2 चमचा डालूंगा, 3 चमचा डालूंगा, लेकिन उसकी मिकदार या उसकी क्वांटिटी
पानी से कम होगी। तो जिस चीज़ की क्वांटिटी या मिकदार या तादाद पानी से कम हो या फिर दूसरी चीज़ से कम हो, तो जो कम मिकदार होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा मिकदार में होता है सॉल्यूशन के अंदर उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मिसाल के तौर पर आपको दिया हुआ है सवाल के कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaCl और डिज़ोल्व इन 300 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 40 ग्राम का नमक आपने पानी के अंदर डाल दिया है और पानी की जो मिकदार है वो 300 है, तो पानी की मिकदार यहाँ पर ज़्यादा हो गई है और नमक की मिकदार यहाँ पर कम हो गई है। तो मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ कि जो नमक की मिकदार आपको दी गई है 40, वो मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पर आप पुट करने वाले हैं। यहाँ पर आपने मास ऑफ सॉल्यूट लिखा की वैल्यू पुट करी, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, डिवाइडेड बाय GFM। GFM में दोबारा बताता चलूँ, GFM का मतलब ग्राम फार्मूला मास, और ग्राम फार्मूला मास किस तरह से निकाला जाता है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको सोडियम क्लोराइड दिया जाता है तब भी आप इसी तरह से उसको मालूम करेंगे। सोडियम की वैल्यू लिखेंगे पहले, बाद में क्लोरीन की वैल्यू लिखेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो 35.5 प्लस, क्योंकि दोनों सिंगल सिंगल हैं, 1 1, तो उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ था। सोडियम और क्लोरीन यहाँ पर सिंगल सिंगल है, तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। तो इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो 58.5 एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास हो जाएगा सोडियम का। ठीक है, पेपर में कुछ और आ सकता है, मैं सोडियम की एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बात ध्यान में रखिएगा। सॉल्यूशन इन लीटर्स, यहाँ पर जो भी आपके पास सॉल्वेंट दिया गया है, नॉर्मली सॉल्वेंट जो होता है वो पानी ही होता है। ठीक है, ज़्यादातर, नॉर्मली नहीं, ज़्यादातर पानी होता है। सॉल्यूशन इन लीटर्स जो भी आपको वैल्यू दी गई हो आप उसमें पुट कीजिए और उसका आंसर निकाल लीजिए। अगला जो फॉर्मूला होता है वो चैप्टर नंबर 8 यानी इलेक्ट्रोलाइट, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो W इज इक्वल्स टू ZAT। Z जो है वो कोफिशिएंट होता है जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है, जो भी आपको चीज़ दी जा रही है। A का मतलब है एम्पेयर, यानी कि करंट आपको जितना भी दिया गया है, 5 एम्पेयर दिया गया है, जितना भी आपको करंट दिया गया है वो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम की जगह आप टाइम की वैल्यू लिखेंगे। W का मतलब है मास कितना डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि 2 टर्मिनल्स हैं, दो जो है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स निकला, इलेक्ट्रोड्स की उर्दू होती है बरकीरे, और बरकी कहते हैं बिजली को। तो बरकीरे यानी बिजली वाले 2 तरह के टर्मिनल्स। एक टर्मिनल जो कि पॉजिटिव जगह से कनेक्ट होता है उसे हम एनोड कहते हैं, जो नेगेटिव जगह से कनेक्ट होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल होता है तो पॉजिटिव जो पार्टिकल्स जो होंगे वो हमेशा नेगेटिव पे जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं, और नेगेटिव वाले टर्मिनल्स जो सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव पे जाके डिपॉजिट होने लगते हैं। तो डिपॉजिट होना यानी मास का डिपॉजिट होना वो W कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एक बैलेंसिंग इक्वेशन में आता है, क्वेश्चन हमारे पास लास्ट है तो मैं उसको ज़रा थोड़ा सा रिव्यू देता चलूँ। अगर आपको दिया जाए C+O2 और CO2, यानी जब कार्बन को मिलाया ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको कह सकता हूं कि जब हमने कोयले को जला दिया, आग का कोई फार्मूला तो नहीं होता या ना आग का कोई एलिमेंट होता है, तो आग यानी O2, क्योंकि ऑक्सीजन के ज़रिए ही बर्निंग होती है। आग जो जलती है वो ऑक्सीजन के ज़रिए जलती है, तो C+O2 और यहाँ पर लिखा हुआ है CO2। तो इसको आसानी के साथ आप कैसे सॉल्व करेंगे, C इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर कितने दिए गए हैं, कार्बन 1 दिया गया है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, कार्बन यहाँ पर कितना दिया है 1 और ऑक्सीजन दिया है यहाँ पर 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो बैलेंसिंग इक्वेशन में आपको कभी भी वो ऐसी इक्वेशन नहीं देगा जो ऑलरेडी बैलेंस्ड हो, आपको वो ऐसी इक्वेशन देगा जो बैलेंस करनी होगी। उसकी भी एक मैं छोटी सी मिसाल दे दूँ। H2 H2O यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, जब दोनों ही ऐड की जा रही हैं, एक दूसरे के साथ मिलाई जा रही हैं, तो H2O बन रहा है यानी पानी बन रहा है। इसको ज़रा चेक करते हैं कि क्या ये बैलेंस तो नहीं है पहले से। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, H इज इक्वल्स टू 2, O इज इक्वल्स टू 2,
H इज इक्वल्स टू 2 बट O इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ये पकड़ा गया कि यहाँ पर ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो इस बैलेंस इक्वेशन को हम इस अनबैलेंस इक्वेशन को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे? जो मिकदार कम है, जो जगह कम है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? हमें यहाँ पर इजाज़त होती है कि हम कुछ भी 1 2 1 तो खैर लगाने का फ़ायदा नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी यहाँ पर नंबर हम रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर रख दूँ जिसके ज़रिए ये 1 2 में तब्दील हो जाए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई है। तो मुझे इसको बराबर करना है। इसको मैं कैसे बराबर करूँगा? यहाँ पर मैं 2 लगाता हूँ। यहाँ जैसे मैंने 2 लगाया तो ये जो 1 था 2 1 ज़ा 2 यानी 2 1 ज़ा 2। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार जो थी वो 1 नहीं रही, इसकी वजह से 2 हो गई। तो देखा जाए ये बैलेंस हो गया। लेकिन इसको बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन की मिकदार बढ़ गई है। कैसे? हम एक्चुअली 2 दे रहे थे उसको, लेकिन हाइड्रोजन पर भी चला गया, तो 2 2 ज़ा 4। अब मजबूरन हाइड्रोजन की मिकदार भी बढ़ चुकी है। हाइड्रोजन की मिकदार अब यहाँ पर 4 हो गई है, यहाँ पर 2 है, तो अब यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो गई है। तो हमें यहाँ पर बैलेंस करना है। किस तरह से? हाइड्रोजन की मिकदार 2 है, मैंने पीछे 2 लिखा, 2 2 ज़ा 4। क्योंकि ये अकेला था, सेंटर में प्लस का निशान लगा हुआ है, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन पर असर नहीं पड़ेगा कि वो भी दोबारा बिगड़ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो आखिर में आप लिख दीजिए 2H2 प्लस O2, एरो बनाइए 2H2O। ठीक है, इस तरह से आपकी बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। और इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल होता है केमिस्ट्री या फिज़िक्स के हवाले से, तो आप नीचे नंबर जो दिया गया है उस पर रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।